डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाना और डिफेंस इन्वेस्टमेंट को गति प्रदान करना हमारा इन प्रयासों के केंद्र में रहा है। चाहे वो आईडेक्स इनिशिएटिव हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना हो, या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई को बढ़ावा देना, ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए। साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए हमने क्वालिटी एश्योरेंस की टाइमलाइंस को भी सेल्फ सर्टिफिकेशन से सरल बना दिया और इसके साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल लॉन्च भी किया गया है जो पूरे देश में डिफेंस इंडस्ट्रीज को टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। और इसी प्रकार एरो स्पेस और डिफेंस सेक्टर में नई टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में हम सबके द्वारा किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 2014 में जहां मात्र अप्रॉक्सीमेटली 46,000 था, वह आज बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया, इससे अधिक हो गया। इसमें से 33,000 करोड़ से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर में है। यह भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पब्लिक सेक्टर का नहीं, बल्कि मोर देन 33,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है और इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ रही है और इस भागीदारी का परिणाम है भारत डिफेंस सेक्टर जो 10 वर्ष पहले 1,000 करोड़ से कम का था, आज वह बढ़कर 23,500 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया। 1,000 से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक का हो गया। साथियों, हमारी डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की इस सक्सेस स्टोरी में प्राइवेट सेक्टर का बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना इस बात का प्रमाण है कि भारत की जो डिफेंस स्टोरी है अब केवल सरकार या पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नेशनल मूवमेंट बन चुकी है। लेकिन हमें यहीं रुकना नहीं है, आगे जाना है। हमारा लक्ष्य कहीं बड़ा है और हमने कई एम्बिशियस टारगेट्स भी रखे हैं। 2029 तक हमें कम से कम 3 लाख करोड़ की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और 50,000 करोड़ तक से अधिक की डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। यह टारगेट हम लोगों ने तय किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे, करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और इन सब के मद्देनजर हम सब अपनी पॉलिसी में लगातार रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ हर 2, 4, 6 महीने पर हर साल कुछ ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। यहां तक कि इस वर्ष यानी 2025 इस वर्ष को ही रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ही घोषित किया है। मैक्सिमम जितने रिफॉर्म्स करने हैं हम लोग इस साल करेंगे। जाहिर सी बात है हमारे लक्ष्यों को सभी स्टेट्स और सभी यूटीज के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अकेले सेंटर हासिल करना चाहे तो उसके लिए जटिल होगा। साथियों, मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण बात पर भी यहां पर बात करना चाहता हूं और इस समय आप जानते हैं दुनिया जिन परिवर्तनों से गुजर रही है उसे आप सब देख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में तो ये चेंजेज और भी ज्यादा मुखर रूप से दिखाई दे रहे हैं। आज की वारफेयर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। मॉडर्न वारफेयर केवल हथियारों पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और आज के युग में युद्ध के मैदान से पहले युद्ध डाटा और
एल्गोरिथम्स में लड़ा जाने लगा है और इसलिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में हमें फिजिकल इन्वेस्टमेंट से कहीं अधिक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए हमें इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस रखना होगा और हमें यह प्रयास करना होगा कि जहां जहां टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं उन्हें इंडिजिनस सोल्यूशन से भरा जाए और जहां हाई एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वहां हमारे यंग इनोवेटर्स और स्टार्टअप सोल्यूशंस लेकर आए। अभी मैं बैठा था आईडेक्स और स्टार्टअप्स के अपने जवानों के साथ। हम एक न्यू इंडिया, एक नया भारत तभी बना पाएंगे जब हम ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ और मॉडर्न इनोवेशन को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ और मॉडर्न इनोवेशन को हम साथ लेकर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण हो पाएगा। और साथियों, विभिन्न राज्यों की सरकारें मुझसे लगातार ये आग्रह भी करती रहती हैं उन राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित या डिफेंस इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस वहां पर बढ़ाई जाए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, डिफेंस कॉरिडोर निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनका स्टेट गवर्नमेंट्स लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 एवं डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रोविजन किए गए और इसी तरह डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, ऑफसेट पॉलिसी, डिफेंस इन्वेस्टर सेल और डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की स्कीम आदि मेजर्स के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकती हैं। कहने का मतलब, यदि आपके पास विल पावर है और सही आपकी पॉलिसीज हैं तो स्किल्ड मैन पावर है और देश हित में कुछ नया करने का संकल्प है, तो मैं समझता हूं डिफेंस सेक्टर में अवसरों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप डिफेंस कॉरिडोर से कहीं आगे बढ़ते हुए अपने अपने राज्यों में डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नए विचार और नई योजनाओं को लेकर आप आगे बढ़ें। रक्षा मंत्रालय हमेशा आपके साथ खड़ा है, यकीन दिलाता हूं। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर कई परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है और डिफेंस सेक्टर में डिजिटलाइजेशन भी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने सृजन डीप यानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। यह एक ऐसा डिजिटल डाटाबेस है जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज की डोमेन एक्सपर्टीज और इनके द्वारा सप्लाई किए गए प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित रूप से मैप किया गया है। और इसी तरह डीडीपी ने डिफेंस एग्जिम पोर्टल भी लॉन्च किया है और यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से संबंधित ऑथराइजेशन प्रोसेसेस को यह स्ट्रीमलाइन करता है। ऐसे ही अनेक रिफॉर्म्स हम डिफेंस सेक्टर में हो रहे बड़े बदलावों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार कर रहे हैं। सिलसिला अनवरत आगे बढ़ रहा है। और साथियों, जब मैं इन सब सारे चेंजेज की, बदलावों की मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्टार्टअप्स और एसएमईज के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं का भी जिक्र यहां पर मैं करना चाहूंगा। उसमें से एक है कैश फ्लो और दूसरा है वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। मेरा यह मानना है कि हम इंडस्ट्रीज को सहयोग देने के लिए अपनी ओर से बिल प्रोसेसिंग और पेमेंट सिस्टम्स को और भी अधिक सरल और तेज बना सकते हैं। यहां अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं एक और जरूरी बात आप सबके सामने कहना चाहूंगा। आमतौर पर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो राज्य सरकारें वह डिफेंस लैंड पर पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग परमिशन मांगती हैं
अब इसके लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने प्रपोजल्स वहां पर अपलोड कर सकें। और इस पोर्टल का सही उपयोग जरूरी है ताकि एक समयबद्ध तरीके से काम हो सके, साथ ही उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस प्रभावित न हो, इसलिए स्टेट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करें। साथियों, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफेंस लैंड के बदले इक्वल वैल्यू लैंड अभी तक मिनिस्ट्री को नहीं दी है, काम की बात हो रही है, वे शीघ्र ही अल्टरनेट लैंड उपलब्ध करा लें। यह मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है ताकि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर कोई एडवर्स इंपैक्ट न होने पाए। साथियों, भारत आज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें डिफेंस सेक्टर का भी मजबूत और आत्मनिर्भर होना केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह अनिवार्यता है और यह आज की आवश्यकता के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सभी की मिलीजुली जिम्मेदारी भी है। जब मैं स्टेट्स के साथ सेंटर के रिलेशन की बात कर रहा हूं तो उसका अर्थ केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। यदि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो इसके बियॉन्ड हमने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे देश के सभी स्टेट्स लाभान्वित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मंत्रालय की नारी शक्ति इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत आर्म फोर्सेज में वीमेन ऑफिसर्स की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है, और मिनिस्ट्री ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% शेयर इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए एयरमार्क किया है। पेंशन, यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम आज के बजट एलोकेशन में हमने लगातार वृद्धि की है। देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ बनाने के कमिटमेंट के तहत हमने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बजट एलोकेशन में भी सस्टेंटिव वृद्धि की है। माने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी ये पहले कल्पना नहीं थी कि इतना ज्यादा वृद्धि कर दी जाएगी बजट एलोकेशन में। जहां तक सैनिक स्कूल की बात है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे 33 सैनिक स्कूल्स के अतिरिक्त सरकार ने पार्टनरशिप मोड के तहत 100 और सैनिक स्कूल्स खोलने की मंजूरी दी है। ये सभी कदम इस बात के प्रमाण हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि जितना संभव हो सके उतना हम अपने स्टेट्स और वहां के नागरिकों के विकास के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। यहां मैं स्टेट से डिफेंस लैंड के बारे में भी एक आग्रह करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड विभिन्न स्टेट्स में है डिफेंस की, और इन लैंड्स पर कई बार लोकल लेवल पर कई प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं जिनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी इस संबंध में विजिलेंट रहें ताकि इन एरियाज को कभी भी कोई समस्या का सामना न करना हो, और इसको लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री में आप बात कर सकते हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिफेंस सेक्टर में कई सॉलिड सजेशंस देने का मार्ग भी यह प्रशस्त करेगा, और आज का यह सम्मेलन सेंटर और स्टेट्स के बीच और अधिक सिनर्जी विकसित करने का माध्यम बनेगा, जिससे पहले से स्थापित या फिर नई डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री को और गति मिलेगी। मुझे यह भी विश्वास है कि अगर हम मिलकर काम करते रहे तो हम जल्दी भारत को एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल प्रोडक्ट सपोर्ट बेस के रूप में स्थापित कर पाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।